आज की टीवी में मुजाहिद मिल्ली आपको खुशामदीद कहता है। और वो जो 400 के करीब अरकान असम्बली यानी सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान को यही कहा जा सकता है कि तकरीबन ये रगमाली ही रहे कि हमारी एक बड़ी मोहतरम सीनियर सीजनड जो नस्बी रही, मैंने नफीसा शाह अपने वालिद की सालगिरह में जाना चाह रही थी। उनको कहा नहीं बिल्कुल आप नहीं जाइएगा, किसी वक्त भी आपको तलब किया जा सकता है। और मैंने कहा ना कि वो जो मुजव्वदा तरमीमी आइनी बिल जो एक मम्मा बन चुका है, जिसके बारे में चौधरी एतराज़ हसन कह चुके हैं कि पता नहीं किस अफलातून ने इन्हें मशवरा दिया था, आज भी वो उस पर सीक्रेसी के बादल छाए हुए हैं कि वो बिल क्या था। हाँ, ये ज़रूर है कि सोशल मीडिया या मुख्तलिफ़ सियासी रहनुमा उस पर तबसरा तजिया कर रहे हैं। और हुकूमत पहले तो इतनी डटी हुई थी कि कौमी वफाकी काबीना का इजलास 3 बजे होना था, 5 बजे कौमी असम्बली का, 7 बजे सेनेट का, और रात के किसी पहर में उस बिल को पास करने पे तुले हुए थे। ये भी कहा गया कि बहुत सारी कॉलें आ रही थी अरकान असम्बली को, फिर कुछ गायब हो गए, 2/3 मेजॉरिटी नहीं आई। ग़ालिबन मुल्क की सियासी तारीख़ में अदालत के हवाले से बहुत कम ऐसे दिन होंगे जो इतने हंगामा खेज़ थे, जिसमें मैंने कहा पूरा हैजान बरपा रखा कम से कम उस दिन यानी इतवार के दिन। और अब जब कि उसकी गर्द बैठ चुकी है, एक बार फिर बाज़गश्त सुनाई दे रही है। पाकिस्तान बार कौंसिल और तमाम बारों का कल इजलास हुआ और उसमें बहरहाल तारड़ साहब मौजूद थे, लेकिन उन्होंने मुश्तरका तौर पर मुत्तफ़क़ा तौर पर ये कहा कि हम ऐसी कोई आइनी तरमीम कबूल नहीं करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट पर कोई आइनी अदालत को हावी किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जनाब हम जस्टिस कायद फ़ाइज़ ईसा को यकीनन समझते हैं कि आइन कानून के तहत उन्हें रिटायर्ड हो जाना चाहिए, मंसूर अली शाही वज़ीर होंगे। आज फिर अभी वैसे तो बैरिस्टर अकील भी आए थे, लेकिन हमारे तारड़ साहब आए, उन्होंने स्पीकर के हवाले से, आइन के हवाले से एक बार फिर पार्लियामान की बालादस्ती की बात की। मेरे ख्याल में हमारे काबिल एहतराम मोअज़्ज़ज़ अता तारड़ साहब जो फरमा रहे थे उसमें यानी ख़ुद सॉरी टू से मुझे उन्हें याद दिलाना पड़ेगा कि ये आइन कहता है कि जहाँ पार्लियामान के पूरे इख्तियारात हैं वहाँ कम से कम 3 मामलों में पार्लियामेंट किसी तौर पर दखल नहीं दे सकती। एक आम आदमी के फ़र्द की आज़ादी, और दूसरे वो किसी भी तरह सुप्रीम कोर्ट को भी ताबे नहीं ला सकती, सुप्रीम कोर्ट अदालतों के बारे में कोई बड़े फैसले नहीं कर सकती। बल्कि हमने तो यहाँ देखा है कि हाई कोर्टें जो हैं पाबंद नहीं होती कि सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को फॉलो करें। लेकिन बहरहाल हमारी हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत इस बात पर बज़िद है कि पार्लियामान ही की बालादस्ती होगी, जजिस का तयन भी वो करेंगे। और आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का कल एक बयान बहुत ही यानी मैं नहीं समझता कि क्या आइन कानून के हवाले से ऐसी फ़िज़ा में उनका ये बयान आना था, जिसमें उन्होंने कहा कि मंसूर अली शाह ही होंगे अगले चीफ जस्टिस। और आज फिर उन्होंने जजेस के हवाले से बड़ी तकरीर की, अपनी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जिक्र करते हुए कहा कि जजेस को अगर सियासत करनी है तो अपनी पार्टी बना लें। बहरहाल जब ये ख़बर आई थी कि ये जो मुजव्वदा आइनी कानून है ग़ालिबन ब्रेकिंग खबर थी, क्योंकि हमारा ख्याल था कि शायद सिर्फ नून लीग की कोशिशें हैं, लेकिन मीसाक़ी जमहूरियत का हवाला देते हुए मुस्लिम लीग नून का कहना था कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि आइनी अदालतें हों, और उन आइनी अदालतों के लिए अब अभी वाज़ेह तौर पर ख़ुद आपने सुना होगा बिलावल साहब कहते हैं कि आइनी अदालतों उनके बड़े सीनियर सीजन पार्टी के यहाँ तक फरमा गए, यानी फारूक आयश नाइक का कल खिताब करते हुए कि इंडोनेशिया और मिस्र में भी इस तरह की आइनी और कोई 85 मुल्कों में इस तरह की हैं। तो मैंने उसको भी कहा था कि ये बताएं मिलिट्री कोर्टें किन मुल्कों में हैं, आमरीतें किन मुल्कों में हैं, आइन और कानून की बालादस्ती किन मुल्कों में है। बहुत बड़ा सवालिया निशान बनाए। लेकिन पाकिस्तान के बैकग्राउंड में, सियासी बैकग्राउंड में, अदालती बयान में बहरहाल पार्लियामान बालादस्त है, तो अदालतों का भी अपना एक किरदार है। मेरे साथ बड़े सीनियर सीजनड लॉयर्स भी कहते हैं
और अटॉर्नी जनरल रहे हैं, मोहतरम अशरफ अली साहब हैं। जी अशरफ साहब, शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। ये जो हंगामा बरपा रहा कमोवेश 4 दिन, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, शायद मुझे तरदीद और तोसी कर लेनी चाहिए, रकमाली तो नहीं, लेकिन 400 अरकान यानी को कहा गया सेनेट और कौमी असम्बली के कि आप इस्लामाबाद से बाहर नहीं जा सकते। सुना काबीना का इजलास होने वाला है, कौमी असम्बली का होगा, सेनेट का होगा, मगर रात को पता चला खोदा पहाड़, आगे लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, किसी और तरफ ना चला जाए कि तमाम इजलास मुनक़ते हो गए। लेकिन मसला ये है कि इतनी सीक्रेसी क्यों रखी गई इस मुजव्वज़ा आइनी तरमीमी बिल के बारे में। हर एक अपनी ज़बान बोल रहा है, सोशल मीडिया अलग, और जिससे सुने वो अपनी कह रहा है। जी अशरफ भाई। देखिए, बात यह है कि मैं मेंटेन करता हूं और आपके ही प्रोग्राम में कई बार मैं कह चुका हूं कि हमारे मुल्क में इसको बड़ी आसानी से कहा जा सकता है नेवर अ डल मोमेंट। हमारे यहाँ ये जो चाय की प्याली है इसमें इतना हिजान आ जाता है कि हर दफ़ा हर कुछ दिनों के बाद हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर कर रहे होते हैं। हम ना इकॉनमी पे बात करते हैं, ना महंगाई पे बात करते हैं, ना रिफॉर्म्स पे बात करते हैं, ना कोई और चीज़। सीक्रेसी क्यों होती है? सीक्रेसी इसलिए होती है क्योंकि आप देखें कि 18वीं तरमीम में 1 बरस डिलिब्रेशन चली और किसी को कानून खबर ना हुई। उसमें जहाँ तक मुझे पता है एक अंडर ओथ थे तमाम अरकान उस कमेटी के कि वो कोई बात बाहर डिस्कस नहीं करेंगे। उसकी वजह से नुकसान बहुत सारे हो जाते हैं। फायदे भी तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन उसमें मुझे फायदे कम नजर आते हैं और नुकसान ज्यादा नजर आते हैं। उसके नुकसान क्या है? जिस तरह अभी आपने देखा एक हिजान पैदा हो जाता है। नुकसान उसका ये है कि बहुत सारी बातें जो हैं वो जो डिबेट करके ठीक की जा सकती हैं वो नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनके मुशाहिदे में तो हों, लेकिन जो लेजिस्लेटिव एक्सपर्ट्स हैं शायद इनके पास तो वो नहीं होती। और जो पॉजिटिव है, और वो पॉजिटिव बात ये है कि और ये मैं मेंटेन करता हूँ कि ये इन्फॉर्म्ड डिसीजंस होते हैं। लेकिन अशरफ साहब अशरफ भाई मैं माजरत के साथ यही तो हमारा कहना है कि जो मैंने आपसे कहा ना कि इसको इतना पोशीदा क्यों रखा गया, सीक्रेसी क्यों की गई, और जब हमारे पास खबर जब होगी तो अफवाह खबर बनेगी ना, जैसे कि बन रही है। वो कहा गया कि जनाब ऑथर कौन है, इनके पीछे मकासद क्या हैं। अब काजी साहब का फाइजा की एक्सटेंशन वादे थी कि हो जाएगी। बिलावल भुट्टो साहब को क्यों कहने की ये जहमत पड़ी कि मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस होंगे। और फिर इधर मैं देख रहा था कुछ दिनों से अपने एक्सटेंशन के हवाले से भी काजी साहब कुछ खामोश नज़र आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि इंडिविजुअली नहीं कलेक्टिवली फैसले हों, फिर उम्र का बात हो। यानी ये जो मैंने कहा ना कि इबहाम इसलिए कहा जा रहा है कि हमारे सामने कोई मुसव्विदा नहीं आया मुजव्वज़ा आइनी तरमीम का ब्लैक एंड वाइट में। अशरफ भाई, सीक्रेसी से नुकसान हुआ, अभाव हुआ, जो खर्चात हैं वो बढ़ गए और बेपर्कियां बहुत ज्यादा होती हैं। ये हमेशा नुकसान हुआ है सीक्रेसी का। जहां तक बात है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट से बालातर नहीं हो सकता है। याद रखिए कि इवन ये कहना जो है कि सुप्रीम कोर्ट बालातर है हाई कोर्ट से, वो भी शायद सही बात नहीं है। वो सिर्फ इस हद तक है कि वो एपेलेट कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई हिदायत जारी नहीं कर सकता हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट्स हैं जो हिदायत जारी कर सकती हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, सिविल जजेस को, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को। सो सुपरिंटेंडेंस एंड सुपरविजन वो तो काम है हाई कोर्ट्स का। सुप्रीम कोर्ट के पास ना ये इख्तियार है ना उनका ये काम है। तो सुप्रीम कोर्ट के आप ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से एक पर्टिकुलर जो दायरा-कार है उसका वो लेकर के एक और अदालत को दे दिया गया है। इससे जो है उसमें
देखिए, उसके अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है, लेकिन इसमें अच्छाई शायद इसलिए ज्यादा है क्योंकि मेरे नहीं नजदीक जो अशरफ साहब कॉन्स्टिट्यूशन अशरफ साहब शायद मैं वो सवाल जो आप तक पहुंचाना चाह रहा था उसमें चुरा नहीं कर सका। मैं तो आपसे सीधी ये बात मालूम करना चाह रहा था ना वो जो आईनी कोर्टों पे भी आऊँगा कि मैं एक बालातर एक कोर्ट क्यों हो। सारी दुनिया में, इंडिया में जो सबसे बड़ा मदर ऑफ डेमोक्रेसी है कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट बालादस्त है। आप एक नई कोर्ट ला रहे हैं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, अभी बिलावल साहब भी कह रहे थे। तो और फिर ये भी कि उसका सरबराह कौन होगा, ये कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट तय करेंगे कि वो कौन होगा, और वो अदालत से नहीं, यानी रिटायर्ड होगा। तो ये कॉम्प्लीमेशन है। तो हमें ये मालूम करना है कि इसका ऑथर कौन है। आपके हमारे दोस्त बड़े सीनियर सिटीजन चौधरी इत्तरादन तो कहते हैं कि मुझे उस अफलातून की तलाश है जो हुकूमत को जिसने ये मुजा थमाया है, यानी इसका ऑथर कौन है। सॉरी टू से। देखिए, तरामीम जो है वो तो हमेशा अंडर डिस्कशन रहती हैं, और हमेशा इसके अंदर जो है आइन लिविंग डॉक्यूमेंट है, और लिविंग डॉक्यूमेंट जो है उसके अंदर हमेशा तरवीज, उसकी तदवीन, उसकी इम्प्रूवमेंट की बात होनी चाहिए। असल में अगर ये आसानी से पास हो जाता तो सारे इसके बन जाते कि जी हम इसके आर्किटेक्ट हैं और हम इसके प्रोड्यूसर हैं, हम इसके डायरेक्टर हैं। अब ये थोड़ा बहुत सा ये जो थोड़ी सी टाइम लग गया है, तो अब कोई भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होगा। बट उस चीज को एक मिनट के लिए साइड पर रख देते हैं। क्या आइन के अंदर अच्छी तब्दीलियां नहीं आनी चाहिए? जवाब मैं आपको दे देता हूँ, आनी चाहिए। क्या आइन जो है वो हर चीज को कवर किए हुए है? नहीं। क्या आइन के अंदर लोकल गवर्नमेंट्स के मुतालिक जो शिक है उसको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है। क्या हेल्थ को बुनियादी हुकूक में शामिल नहीं किया जाना चाहिए? किया जाना चाहिए। वो तमाम बातें दुरुस्त है, आप तमाम बातें दुरुस्त कह रहे हैं अशरफ साहब, क्योंकि मैंने कहा माशाल्लाह आप बड़े सीनियर सिटीजन लॉयर हैं। हम यही तो कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम रिटन थी ना, और तमाम पार्टियों के नुमाइंदे थे। इसी तरह हुकूमत जो थी वो जिस तरह पार्लियामान कमेटी होती है जिसमें तमाम पार्टियों की नुमाइंदगी होती है, एक मुसव्वदा बिल लाते। जब आप ये नहीं करेंगे और बग़ैर बताए आप हमें कहेंगे कि जनाब हम तो काबीना में भी डिस्कस किए बगैर नहीं हुआ था, ये बिल लेने आ रहे हैं, तो फिर शायद खुशियाँ तो लगेंगी कि हुकूमत नंबर गेम में नाकाम हो गई, हुकूमत ये बिल पास कराने में नाकाम हो गई। ये भी कहा जाएगा कि शायद आइंदा इनकी हिम्मत ना हो या जुर्रत ना हो आइंदा इस तरह के बिल लाने की। देखिए, यही मुल्क, इसमें हमने कौन कौन सी चीजें नहीं देखी। यही मुल्क है जिसमें हम जो है वो राशन की कतार में होते थे, राशन डिपो होते थे। अब अल्लाह की मेहरबानी से हम कहां से कहां प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन एक चीज बिल्कुल मैं कहूंगा कि हम जो इंडेक्स है पॉलिटिकल नहीं, जुडिशियल रिफॉर्म्स का, जुडिशियल डिलीवरी सिस्टम का, उसमें हम काफी नीचे हैं। हमें उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। मेरी राय में सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होती रहनी चाहिए, लेकिन 770 जो पंजाब में सिविल जजेस की और डिस्ट्रिक्ट जजेस की असामियां खाली हैं वो तो पूरी करनी चाहिए ना। 141 के करीब जो है वो सिंध में असामियां खाली हैं, 68 जो है इस्लामाबाद में असामियां खाली हैं, बलूचिस्तान में 46 असामियां खाली हैं। इनको तो पूरा करें, इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरा करें, और क्यों नहीं हम क्यों इंतजार करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अशरफ भाई, हमारी और आपकी एक तो मैं तो खैर जैसे स्टूडेंट आइन और कानूनी मुशगाफियाँ और पेचीदगियों से उस तरह वाकिफ़ नहीं, बहुत आसान हो सकता है, आप ज़रा मुश्किल भी हो। क्या वाकई काजी फ़ायज़ ईसा साहब आइन और कानून के तहत अपनी मुद्दत 25 अक्टूबर को मुकम्मल करके गालिबन उनकी सालगिरह का भी दिन है, अपने घर चले जाएंगे?
अगर यही आईनी डिस्पेंसेशन रही तो बिल्कुल जिस दिन उनका बर्थडे है उस दिन वो रिटायर होंगे और मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। चलें, आपने आप जैसे पाए के वकील अटॉर्नी है, अगर वो इस तरह कह रहे हैं तो आपका कहा हुआ सनत का दर्जा रखता है कि अपनी बर्थडे के दिन कादी फायज़ ईसा साहब रिटायर्ड हो जाएंगे। इस पूरी सूरत हाल में बड़ी इंटरेस्टिंग बात रही कि एक पार्टी जिसके सिर्फ 8 कौमी असम्बली के रुकन थे, 7 सेनेटर गालिबन हैं और तमाम जमातें उनके घरों के फेरे लगा रही थीं। मेरी मुराद है मौलाना फजल रहमान की। उनके एक बड़े सीनियर सिटीजन साथी से गुफ्तगू करेंगे इसी इशू पर। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बिलवी आपको खुशामदीद करता है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया होने की दावेदार ने मकबूजा कश्मीर पर जिस तरह नस्ल कुशी मैं कहूँगा और हिंदुआता का जो है कब्ज़ा जमाने की कोशिश की है, 1 लाख से ज़्यादा कश्मीरियों ने अपनी कुर्बानियाँ दी। वो जद्दोजहद अभी तक जारी है। बहरहाल एक बहुत बड़ी तब्दीली लाई गई भारतीय हुकूमत की जानिब से और जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था वही तब्दील कर दिया गया और एक आर्टिकल 370 लाकर उसको एक सूबा अपना रियासत बनाने की कोशिश की गई। हमारे साथ ख्वाजा मतीन साहब हैं, इधर उधर के कश्मीर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। शुक्रिया ख्वाजा साहब। ये जो कहा जा रहा है कि आर्टिकल 370 के बाद पहले इलेक्शन हो रहे हैं मकबूजा कश्मीर में, लेकिन ये भी बहरहाल अपनी जगह हकीकत है और कि कोई भी यानी जो जाबिर हुकूमत जैसे कि हिंदुस्तान की है उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि वहाँ की जो मुकामी जमातें, जैसे आप अब्दुल्ला फैमिली को देख लें, फिर मुफ्ती फैमिली को देख लें, जो यहाँ तक जो बेचारे इतनी बड़ी कुर्बानियों के बावजूद कश्मीरी आज जिस सुसाल से गुजर रहे हैं, मोदी सरकार या दिल्ली को तो कुफवार देंगे, लेकिन ये भी तो बहुत जिम्मेदार है उसके। ख्वाजा साहब बिल्कुल बरेलवी साहब, जैसे कि आपने गुफ्तगू की है कि जो मकामी जमातें हैं ये जिम्मेदार तो हैं, लेकिन इस वक्त जो इंतखाबात हो रहे हैं, इस वक्त जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो शेख अब्दुल्ला फैमिली है, इन्होंने इस इंतखाबात में इनकी जो कांग्रेस के साथ इत्तेहादी है और कांग्रेस ने ये वादा कर रखा है कि अगर वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो वो दफ़ा 370 जो है और 35 से इसको बहाल कर देंगे। तो जिम्मेदार तो बिल्कुल हैं। इन्हीं को दिलासा दिया गया था जब शेख अब्दुल्ला थे तो उनको कहा गया था कि हमने आपका एक खसूसी स्टेटस रख दिया भारतीय आइन में, जिसे हम 370 दफ़ा कहते हैं। तो अब तो इनके पास भी कोई ऐसा उज़र नहीं रहा, कोई जवाब बाकी नहीं रहा कि वो इसकी हमायत कर सके। अब भारत सूरत ये है, जो मोदी सरकार है उसके अब कश्मीर में कोई भी उसकी हमायती जमात, बड़ी जमात जो है वो रही नहीं है उनकी हमायती। अब शेख अब्दुल्ला की जो फैमिली की पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, अब वो भी ये कह रही है कि अगर हम बरसरे इक़्तिदार आ जाते हैं तो हम ये स्टेटस बिल्कुल बहाल कर देंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी है उसके साथ अवामी इत्तेहाद एक नाम नहाद छोटी सी पार्टी है, वो उसके साथ इत्तेहाद से ये इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन ये तो एक जबरी इंतखाबात हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि 5 साल तक 5 अगस्त 2019 के बाद वहाँ क्या स्टेटस रहा है मकबूजा कश्मीर। ख्वाजा साहब, आपने जो जिक्र किया कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद का, और यकीनन आपको इल्म होगा कि ये तो यानी जवाहरलाल नेहरू जो थे क्योंकि कश्मीरी थे और तारीख़ में ये लिखा गया कि दरअसल एक उनका रोमांस भी था, यानी ये सब कुछ किया। हालांकि बड़े सहरंगेज़ शख्सियत के मालिक थे जवाहरलाल नेहरू, बड़े जमहूरियत पसंद होने के दावेदार थे, लेकिन कश्मीर उनकी कमज़ोरी रहा और शेख अब्दुल्ला उनके हिसार में भी और शहर में भी रहे। और फिर किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू के दौर में शेख अब्दुल्ला बरसों जेलों में रहे। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अब जवाहरलाल नेहरू की तीसरी पीढ़ी और शेख अब्दुल्ला की भी तीसरी पीढ़ी इलेक्शन लड़ रही है इतने तवील अरसे बाद। और अगर वो वाकई ये कहते हैं कि आर्टिकल 370 को वो ख़त्म कर रहे हैं
तो फिर ये तो एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट बात होगी। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल अभी कांग्रेस ने ये तो ऐलान कर रखा है ना कि अगर हम हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो हम इस स्टेटस को बहाल करेंगे, क्योंकि इनके बगैर इनकी सियासत बचती नहीं है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है, शेख अब्दुल्ला का और नेहरू का मोहब्बत का भी रिश्ता रहा और नफरत का उनके दौर में जेलों में भी रहे, लेकिन एक जो नजरियाती तौर पर ये लिबरल पार्टीज हैं दोनों, ये जो क्योंकि अभी हुकूमत है भारतीय जनता पार्टी की, ये एक इंतहा पसंद हुकूमत है, ये ताकत के जोर पर और हिंदुइज्म को फरोग पे काम कर रही है, जबकि जो ख्वाजा साहब अभी ये पहला मरहला हुआ है, ज़रा दूसरा मरहला बल्कि तीसरे मरहले पर जब गुफ्तगू करेंगे तो हम ज़्यादा तफसील से कि अगर वाकई नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की मदद से इलेक्शन जीत जाती है तो ये बहुत सिग्निफिकेंट चेंज होगी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद करता है और एक बार फिर कश्मीर का जिक्र करना ज़रूरी था कि बड़ा अहम हसास इशू है। मेरे साथ मोहतरम राशिद सोमरो साहब हैं, हज़रत मौलाना फजल-उर-रहमान के साथ तवील वाबस्तगी है। इसके बावजूद कि हज़रत मौलाना फजल-उर-रहमान के ख़ास ताल्लुक़ भुट्टो ख़ानदान से रहा है, जरदारी साहब से रहा है और शायद बैकडोर ख़ासतौर इलेक्शनों से पहले सोमरो साहब से कहते भी रहे हों मौलाना साहब कुछ, लेकिन अगर मैं ये कहूँ क्योंकि थोड़ा जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ है कि बिलाशुबा इस वक्त सिंध में जमीयत उलमा इस्लाम दूसरी बड़ी क़ुव्वत है और उसका क्रेडिट हमारे मोहतरम राशिद सोमरो साहब को जाएगा। वैसे तो आपको ही पता है पीपल्स पार्टी की क़ुव्वत कहाँ है, वही रवायती जागीरदार, वही वडेरे। खैर तफसील में नहीं जाऊँगा और उसकी तरफ आऊँगा। शुक्रिया राशिद सोमरो साहब, आपने वक्त निकाला। पहले तो आपको इस बात की भी दाद देना पड़ेगी कि आप एक बड़ी रुकावट ही बन जाते होंगे जब मौलाना फजल-उर-रहमान साहब की और पीपल्स पार्टी की जो रिवायती ताल्लुकात हैं वो कहते होंगे देखिए ये तो मान ही नहीं रहे, फरवरी इलेक्शन हो या इससे पहले हो। इधर ऐसे ही लाइटर में पूछ रहा हूँ आपसे। जी सोमरो साहब। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इज्जत बख्शी और मुझे मौलाना फजल-उर-रहमान साहब के एक सिपाही होने पर बहुत फख्र है। मौलाना फजल-उर-रहमान साहब की दोस्ती अपनी जगह, ताल्लुकात अपनी जगह, लेकिन जमात के हवाले से उनकी अव्वल और आखिर तरजीह अपनी जमात रहती है। यकीनन वो अपनी जमात के लिए सोचते हैं। आज सिंध में जमात इतने जोर और शोर से आगे बढ़ रही है, मैं समझता हूं कि इस 8 फरवरी को भी हमारी 10 सीटें जीत चुके थे हम कौमी और सूबाई असेंबली के, जिसके फॉर्म 45 लेकर हम दर बदर धक्के खा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो ये मौलाना फजल-उर-रहमान साहब की मेहनत और सियासी बसीरत का नतीजा है, यकीनन उनके सिंध पर तवज्जो का नतीजा है कि आज जमीयत उलमा इस्लाम सिंध में परवान चढ़ रही है। अब तो वो भी मान गए हैं, बल्कि उनके इक़्तिदा में नमाज पढ़ने लगे हैं, जो मौलाना के साथ क्या क्या कहते थे, तमाम मसलक के लोग पीछे हो गए। मैंने पैगाम भी दे दिएगा, मैंने कहा जी वो उसकी तफसीर में जाऊँगा। हालांकि मेरे एक ज़रा ज़ाती तौर पर बड़ी नियाज़मंदी तवील हज़रत मौलाना फजल-उर-रहमान से रही है और मैं एज ए स्टेटमेंट कि आज ये तमाम ये फेरे लगाए। लेकिन ये बताइए, जो मौलाना भी ये नहीं बता रहे कि ये इनके पास आते हैं क्या लेके आते हैं, क्या दिखाते हैं इनको, क्या असल मुसव्विदा जो एक पूरा जो एक पुरस्कार बन चुका है, सिक्रेसी हो गई है, भाई है क्या। वरना आपको याद होगा कि 18वीं तरमीम थी, तमाम पार्टियां बैठती थीं, वो तरमीम आती थी, मंजूर हो जाती थी। मसलन अगर कोई जो था इसका ऑथर कौन है, एतराज़न तो कहता है कि पता नहीं कौन अफलातून है जिसने ये मशवरा दिया कि इस तरह का करो। तो आपने इल्म में क्या है कि ये जो अब तो खैर खुल रहा है, आ रहा है, लेकिन अभी तक वादे तो है नहीं ना कि चाहते क्या थे, चाहते क्या हैं। मुजाहिद भाई, दो बातें आपने जिक्र की हैं। मैं पहली बात का जिक्र करूंगा कि सियासत के अंदर हमेशा शाइस्तगी रखनी चाहिए, सियासी इख्तिलाफ भी इस नहज पे रखना चाहिए कि कल जब एक दूसरे से मिलें तो आंखों में आंखें मिला सकें, एक दूसरे को गले लगा सकें। माजरत के साथ पीटीआई वालों ने जो एक अपने कारकुन को सियासी रवश जी, सियासी तरीक़ेकार दिया, ये कम से कम हमारे पाकिस्तान के मुआशरती, अखलाकी
की शरई सियासी आदाब से हटकर था। अब अगर वो अपने पुराने गुनाहों को छोड़कर इस मर्तबा तशरीफ ला रहे हैं और मौलाना साहब के इमामत में नमाज अदा कर रहे हैं तो हम उनको खुशामदेद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वो अपने कारकुन को भी बताएंगे कि 16 साल तक मौलाना साहब के हवाले से उनकी जो गुफ्तगू रही वो ठीक नहीं थी और अब जो वो कुछ कर रहे हैं वो सब कुछ ठीक है। जहां तक आपने कानून साजी की बात की मुजाहिद भाई, बहुत सारी चीजें इस कानून साजी में ऐसी थी जो इंसानी हुकूक के चार्टर से मुनाफी थी। बहुत सारी बातें ऐसी थी कि जो पाकिस्तान के खुद आईन से टकराव कर रही थी। आप आईन पास करें और वही चीज आईन से मुतसादिम हो तो कैसे वो आईन का हिस्सा बन सकती है। बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो अवामी हुकूक के मुनाफी थी। मिसाल के तौर पर जैसे मैं मिसाल दूं, ये बात तो अब किस्सा पारीना है कि उम्र बढ़ेगी, ये बात तो किस्सा पारीना है कि एक्सटेंशन मिलेगी। मौलाना साहब ने कहा था कि नहीं मिलेगी, नहीं हुई। लेकिन जो मुसवदा आईनी अदालती इस्लाहात के हवाले से वो लाना चाह रहे थे, मिसाल मैं आपको दूं कि उसमें अगर कोई सजा है, जुर्म इतना नहीं है जितनी उसकी सजा मुकर्रर की जा रही थी, सजा इतनी कम रखी जा रही थी कि जुर्म इतना बड़ा था। इस हवाले से बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो बिल्कुल टकराव कर रही थी इंसानी हुकूक से। हमने कहा कि नहीं भाई, आपका ये मुसवदा हमें अब कबूल नहीं है। पहले तो वो छुपा रहे थे, आखिरी वक्त में वो मुसवदा लाए, रात के 1 बजे 1:30 बजे वो मुसवदा पूरा मौलाना साहब को दिया गया। वरना उस वक्त तक सिर्फ एक चीज आईनी कोर्ट की डिस्कस हो रही थी मौलाना साहब से, बाकी चीजें नहीं हो रही थी। बाकी 39-40 जो शिकें थी तरामीम की वो छुपाई जा रही थी। लेकिन जब सारी सामने आई तो मौलाना साहब ने कहा कि सॉरी, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा आपको वक्त देना चाहता हूं, लेकिन बहुत ही एक तालिब इल्म की हैसियत से, मतलब आप ये देखिए ना कि मुसवदा है नहीं। आप कह रहे हैं कि आज 3 बजे काबीना से पास करेंगे, यानी उनके पास ही होगा ना। 6 बजे हम 5 बजे हम कौमी असम्बली से पास करेंगे, 8 बजे हम सेनेट से पास करेंगे। उसके लिए इनको गिनती की ज़रूरत थी, नंबर पूरे करने थे। 4 बेचारे पता नहीं लापता हो गए या गुमशुदा हो गए। आखिरी चारा था और मौलाना साहब अगर न डट जाते तो कुछ लोग तो कहते हैं कि शायद उसे नहीं, मैं नाम वो नहीं दूंगा, खुदा ना करे। तो यानी ये जो आप एक चीज़ को और जो चाहते हैं, यानी इंडिया हो या दुनिया के बड़े मुल्क हों, सुप्रीम कोर्ट बालादस्त होती है, लेकिन ये जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी आईनी अदालत, ये मालूम हुआ कि असल में तो पीपल्स पार्टी चाहती थी। और आज बिलावल साहब ने इस बात का इकरार किया है कि इसमें क्या रज है कि एक आईनी कोर्ट हो, और आईनी कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट पे बालादस्त होगी ना सुमर साहब। इस पे हमारा नुक्ते नजर भी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। वो ये है कि जी आपकी अदालत, आप देखें पिछले 10 सालों से आम आदमी का केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। 64,000 के लगभग केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं। सुप्रीम कोर्ट पिछले 10 सालों से या मैं चला जाता हूं या पार्लियामेंट चली जाती है या इलेक्शन कमीशन चली जाती है या वकला चले जाते हैं, ये फैसला कर रही होती है कि ये वजीर आजम रहेगा या ये वजीर आजम उतरेगा। उससे निमटती है तो फिर ये तय कर रही होती है कि जी असेंबली तोड़ने का जो ऑर्डिनेंस सदारती है वो दुरुस्त है या गलत है। फिर सुप्रीम कोर्ट इसमें लगी रहती है कि इलेक्शन कमीशन ने जो इंतखाबी निशान छीना है वो दुरुस्त था या गलत था। फिर इस पे लगी रहती है कि मखसूस सीटें मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। जब ये सारे मामला सुप्रीम कोर्ट बैठ के देख रही होती है तो आम आदमी मुतासिर हो रहा है। मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, मेरे वालिद का आपके साथ एक जाती ताल्लुक रहा, मेरे वालिद सेनेट के मेंबर रहे, मेरे वालिद का केस 11 साल से लोअर कोर्ट में है। एक पार्लियामेंट का मेंबर बेहमाना कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया मस्जिद में। 11 साल से लोअर कोर्ट फैसला नहीं दे सकी। मुझे बताएं कि हाई कोर्ट कितना टाइम लेगी, सुप्रीम कोर्ट कितना लेगी। सॉरी, मुझे कंप्लीट करने दें, मुझे 1 सेकंड आपसे लूंगा। अदालत जब लोअर कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, एक और अदालत बन जाए, आईनी मामलात को वो डिस्कस करे, आईन में तशरीह करे, आईनी चीजों पर वो फैसले करे। सुप्रीम कोर्ट जो है वो गरीब आदमी के साथ इंसाफ की बात करे तो इसमें हरज क्या है? अगर वो चीज आईन से मुतसादिम नहीं है तो जेयूआई को भी कोई एतराज नहीं, लेकिन ये जो मुसवदा आ रहा था ये तो आईन से मुतसादिम था, इसलिए जेयूआई ने उसकी मुखालिफत की है। लेकिन सोबर साहब, असल तो ज़रूरत है गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ माशाल्लाह, आपको कि 741 मुल्क भर में डिस्ट्रिक्ट कोर्टें जजों से खाली हैं।
आपके सिंध में 140 से ज़्यादा अदालतों में जज ही नहीं है, तो आप यहाँ की तादाद तो बढ़ा नहीं रहे और एक बड़ी अदालत और 22 कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। यही सूरत हाल हाई कोर्टों की है, तो इधर तवज्जो क्यों नहीं है? ये तो आप कह रहे हैं आपके वालिद साहब और जो बेशुमार केसेस हैं आम आदमी का तो ताल्लुक सेशन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से है ना, वहां क्यों नहीं इजाफा कर रहे हैं? 18वीं तरमीम के बाद ये मामलात सूबों को चले गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 64,000 केस हैं, क्या वो 64,000 केस आपको कम लग रहे हैं, 4-5 लग रहे हैं? उसके बावजूद कि JUI के तहफुजात हैं, लेकिन अदालती निजाम में इस्लाह की JUI मुखालिफ नहीं है, हामी है। लेकिन ये ना हो कि कोई इसलिए अदालती इस्लाहात करे कि मैंने अपने इक्तदार को तूल देना है, ये जज साहब मेरी मर्जी का होगा तो मैं बच जाऊंगा। फिर कोई चाहेगा कि नहीं जी ये जज रिटायर हो जाए, इसके पीछे वाला आएगा तो हमारे लीडर को जेल से निकालकर इक्तदार की कुर्सी पे बिठाएगा। बड़ी मादरत के साथ इस वक्त कोई भी अवाम के लिए नहीं सोच रहा, पाकिस्तान के लिए नहीं सोच रहा। कोई इक्तदार को तूल देने के लिए सोच रहा है, इक्तदार बचाने के लिए सोच रहा है, कोई इक्तदार की सीढ़ी पे बैठने के लिए सोच रहा है। इस वक्त किसी की तरजीह अवाम नहीं है, हर एक की तरजीह अपनी इक्तदार है और इक्तदार की कुर्सी है। तो इसीलिए आपने दुरुस्त फरमाया। खैर इस पर एक अलग बहस होगी कि आईनी कोर्टों पे, लेकिन आम आदमी तो आपने जैसा कि कहा सफ़र कर रहा है ये सेशन कोर्टों में और डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में, इनकी फ़िक्र अगर ये प्रोमिसेस को भी दे दी गई हैं तो ये क्यों नहीं लाते जजेस? गालिबन ज़्यादा जोर आप जैसी जमातों को तो इस बात पे देना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट बेचारा जाएगा कहाँ, इस्लामाबाद कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट कहाँ जाएगा? वो तो अपने मोहल्ले से नहीं निकल पाता, अपने टाउन से नहीं निकल पाता, अपने डिस्ट्रिक्ट से नहीं चला पाता। और आपने जैसे कहा किस तरह वो सफ़र कर रहा है। शुक्रिया मोहतरम राशिद साहब। आइंदा कराची आएंगे ज़रा तफसील से आपसे बराह रास्त सिंध और इसमें अदालती निज़ाम और जो लोगों की सफरिंग है उस पर होगी। राशिद साहब थे हमारे, मैंने आपने अंदाज़ा लगाया सिंध में एक भारी भरकम शख्सियत हज़रत मौलाना फज़ल के दायां बाज़ोई कहलाए जा सकते हैं, और मौलाना साहब की किस तरह मिन्नतें की जा रही हैं कि वो उन तरावीम को कबूल कर लें जो उनके कहने के मुताबिक आइन से मुतसादिम हैं। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिर वेली को इजाज़त दीजिए।